नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम कोशिका संरचना को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रमुख कोशिकांगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम कोशिका के केंद्रक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं कोशिका से। देखिए, प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है और इस सूक्ष्मतम इकाई को ही जीवधारियों की कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। साथ ही साथ कोशिका में स्वजनन की या सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्या होती है, क्षमता भी होती है। जीवधारियों की सभी जैव जो क्रियाएं हैं, राइट, सभी जैविक क्रियाएं हैं वो कोशिका के भीतर ही होती हैं। कोशिका की संरचना को हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया था और संरचनात्मक दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर डायग्राम को भी देख सकते हैं। तो कोशिका को संरचनात्मक दृष्टि से 3 भागों में मुख्य रूप से क्या किया जाता है, बांटा जाता है, राइट। कोशिका के सबसे बाहरी ओर, जैसे कोशिका के चारों ओर, कोशिका के बाहर चारों ओर एक बहुत पतली महीन जो है झिल्ली पाई जाती है, जिसको ही क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और इस कोशिका झिल्ली को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाओं में इस कोशिका झिल्ली के बाहर एक ठोस आवरण होता है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। फिर इस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में, राइट, जैसे हमने मान लिया कि ये कोशिका का क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। तो कोशिका के केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में यहाँ पर जो होता है, क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। और इस कोशिका द्रव्य में कोशिका के कई महत्वपूर्ण अंग जो हैं वो उपस्थित होते हैं। जैसे ये कोशिका झिल्ली हो जाएगी। ये अगर जैसे हमने मान लिया कि ये क्या है, यहाँ पर केंद्रक है, तो ये केंद्रक एवं ये केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोशिका द्रव्य होता है, जिसमें कई कोशिकांग होते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, अंतःप्रायद्रव्यी जालिका हो जाएगी। फिर उस अंतःप्रायद्रव्यी जालिका के ऊपर या कोशिका में गुच्छों के समान में लाइसोसोम जो है, राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर इसमें लाइसोसोम होते हैं, गाल्जी उपकरण भी होते हैं, लवक होता है, रसघानी होता है, राइट, तारककाय होता है, माइक्रोट्यूबल्स होते हैं। ये सभी इसमें जो है उपस्थित होते हैं। मुख्य परीक्षा में हो सकता आपको डायग्राम भी बनाना पड़े, तो इसका डिटेल में डायग्राम जो है, जब हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर समझेंगे तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा। फिर अगर हम देखें तो ये कोशिका का प्रमुख पहला भाग हो जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, जिसमें इतने जो हैं हमने कोशिकांग पढ़े थे, 10 कोशिकांग जो थे हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। फिर कोशिका का जो तीसरा भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। अब केंद्रक में हमको पढ़ना क्या क्या है, एक तो हम यहाँ पर केंद्रक की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर केंद्रक के बाहर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो केंद्रक झिल्ली क्या होती है वो समझेंगे। फिर उसके साथ ही केंद्रक में एक जो है झिल्ली रहित रचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। तो केंद्रिका को भी हमको पढ़ना है। फिर इसमें जो है क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है। तो क्रोमेटिन जालिका को पढ़ेंगे, राइट। और उसके साथ ही इसमें जो क्रोमेटिन जालिका है, यही क्रोमेटिन जो जालिका है, ये गुणसूत्रों में जो है परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमको यहाँ पर गुणसूत्र को भी पढ़ना है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रक के बाहर क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है। फिर केंद्रिका के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्रोमेटिन जालिका के बारे में पढ़ेंगे
और गुणसूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं, तो हमें यहाँ पर डीएनए एवं आरएनए भी पढ़ना है। फिर साथ ही साथ डीएनए की जो कार्यात्मक इकाई है वो होती है जीन, तो हम यहाँ पर जीन को भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है केंद्रक में हम इतने जो हैं कोशिकांगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ फिर हम अंत में जो है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर को भी समझेंगे। क्लियर? तो एक तरीके से ये माइंड मैप से आपको समझ में आ जाएगा कि हम पहले क्या पढ़ चुके हैं। तो पहले लेक्चर में हमने जो है कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति को अच्छे से पढ़ा था। फिर जो है उसके बाद में हमने कोशिका द्रव्य के सभी कोशिकांगों को पढ़ा था, और अब हम यहाँ पर केंद्रक से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो समझते हैं केंद्रक से। यहाँ से भी जो है 5 नंबर का या 3 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रक क्या होता है, केंद्रक के जो है केंद्रक को समझाइए। राइट? तो देखिए केंद्रक क्या होता है। कोशिका द्रव्य के बीच में अगर हम देखें तो ये कोशिका झिल्ली हो जाएगी, और ये जो पूरा का पूरा जो अगर केंद्रक के बाहर जो जितना भी लसलसा पदार्थ होता है, राइट, ये क्या होता है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिका में, कोशिका द्रव्य में एक क्या होता है, घनीभूत क्षेत्र होता है जो कि बड़ा होता है, आकार में गोल होता है और गाढ़ी संरचना वाला होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, कोशिका का केंद्रक कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना होती है जिसे कोशिका का केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा सन 1831 में की गई थी, और जो केंद्रक है वो 4 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला क्या हो जाएगा, केंद्रक झिल्ली हो जाएगा, दूसरा केंद्रिका हो जाएगा, क्रोमेटिन जालिका, और चौथा क्या हो जाएगा, गुणसूत्र हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से कोशिका हो जाएगी। तो कोशिका में, कोशिका द्रव्य में, राइट, कोशिका में, कोशिका द्रव्य में जो है बीच में एक गोल गाढ़ी और कैसी कड़ी संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। राइट? और इस केंद्रक के जो 4 भाग हैं अब उनको हम एक एक करके यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा केंद्रक झिल्ली के बारे में, या जिसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली इन दोनों की परिभाषाएं लगभग एक समान है। राइट? केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसको ही क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और यह है दोहरी परत की क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसकी एक परत जुड़ी हुई होती है अंतः प्रायद्रव्य जालिका से, और एक परत जुड़ी हुई होती है किससे, केंद्रक द्रव्य से। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर कह सकते हैं कि जो केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली एक दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो कि केंद्रक को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि केंद्रक के चारों ओर वह दोहरी झिल्ली जो कि केंद्रक को चारों ओर से घेरी रहती है उसे ही क्या कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इस केंद्रक झिल्ली की एक जो परत है वो किससे जुड़ी हुई होती है, अंतः प्रायद्रव्य जालिका से जुड़ी हुई होती है। साथ ही साथ इसकी दूसरी परत से जो कोशिका द्रव्य है वो किससे, केंद्रक द्रव्य से क्या होता है, अलग होता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो कि कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में होता है। फिर केंद्रक में जो द्रव्य होता है उसको केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो केंद्रक झिल्ली है वो कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को क्या करती है, विभाजित करती है, या फिर केंद्रक झिल्ली की मदद से ही जो केंद्रक द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य से क्या होता है, अलग अलग होता है। राइट? साथ ही साथ जो केंद्रक झिल्ली है उसकी बाहरी जो परत होती है उस पर ही महीन बारीक जो है कण पाए जाते हैं, उनको ही राइबोसोम कहते हैं या पैलेट कण भी कहा जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर केंद्रक झिल्ली के बारे में। अब दूसरा हो जाएगा केंद्रक द्रव्य। तो देखिए कोशिका के केंद्रक के अंदर गाढ़ा
अर्ध तरल एवं पारदर्शी द्रव्य पाया जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं हम, केंद्रक कहते हैं। तो कोशिका के केंद्रक के अंदर जो गाढ़ा अर्ध तरल एवं पारदर्शी द्रव्य होता है उसे ही क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। और इसी केंद्रक द्रव्य में क्रोमेटिन जालिका जो है बिखरी हुई रहती है, या फिर इसी केंद्रक द्रव्य में गुणसूत्र जो है वो बिखरे हुए रहते हैं। अब तीसरा यहां पर हो जाएगा केंद्रिका के बारे में, राइट। इसको क्या कहा जाएगा, राइट, केंद्रिका। तो देखिए केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक गोलाकार झिल्ली रहित रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रिका कहा जाता है। अगर हम देखें डायग्राम तो ये कोशिका हो जाएगी, कोशिका में ये क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, और इस केंद्रक के अंदर भी एक गोल झिल्ली रहित रचना, क्योंकि अगर हम देखें तो केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं। लेकिन केंद्रक के अंदर एक झिल्ली रहित या बगैर झिल्ली की गोल रचना पाई जाती है, जिसे ही क्या कहा जाता है यहाँ पर, और इसी रचना को क्या कहा जाता है यहाँ पर, केंद्रिका कहा जाता है, राइट। तो केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक गोलाकार झिल्ली रहित रचना पाई जाती है, जिसे ही केंद्रिका कहा जाता है। केंद्रिका का जो सबसे अधिक महत्व होता है वो होता है कोशिका विभाजन में। तो कोशिका विभाजन में जो केंद्रिका है वो भाग लेती है और कोशिका विभाजन को संभव बनाती है। जो केंद्रिका है वो राइबोसोमल आरएनए, जो आरएनए 3 प्रकार का होता है उसमें से आरएनए या राइबोसोमल आरएनए का क्या होता है, संश्लेषण स्थल है। अतः इसे आरएनए का भंडार गृह भी कहा जाता है। तो आरएनए या राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण जो है वो केंद्रिका में होता है, इसलिए केंद्रिका को जो है कोशिका में आरएनए का भंडार गृह कहा जाता है। साथ ही साथ ऐसी कोशिकाएं जिसमें सक्रिय रूप से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो जिन कोशिकाओं में सक्रिय रूप से प्रोटीन का निर्माण होता है उन कोशिकाओं में केंद्रिका की जो है संख्या वो अधिक होती है और उनका आकार बड़ा भी होता है। तो ये हो जाएगी यहाँ पर केंद्रिका। अब हम बात करते हैं किसकी, क्रोमेटिन जालिका की, या क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। अब देखिए कोशिका के केंद्रक और कोशिका के केंद्रक में और केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में महीन धागे नुमा, राइट, महीन पतली धागे नुमा जो है रचनाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं धागे नुमा रचनाओं को ही क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है। तो केंद्रक द्रव्य में अत्यधिक महीन व विस्तृत धागे नुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है। और जब कोशिका का विभाजन होता है तो यह क्रोमेटिन जालिका और भी स्पष्ट तरीके से दृष्टिगोचर होने लगती है, और कोशिका के विभाजन के समय यही महीन पतले एवं जो लंबे धागे हैं ये आपस में संघनित एवं व्यवस्थित होकर मोटी छड़ें जैसी जो है रचना बनाती हैं, और जिसे क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है। कहने का तात्पर्य जब कोशिका विभाजन होता है तो यही महीन पतली लंबी जो क्रोमेटिन जालिका है आपस में जुड़कर संघनित होकर मोटी छड़ जैसी रचनाएं या फिर क्या बनाते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। जो क्रोमेटिन है ये डीएनए एवं किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है, राइट। अब हम यहाँ पर समझेंगे किसके बारे में, गुणसूत्र के बारे में या क्रोमोसोम के बारे में। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि कोशिका के केंद्रक में और केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में महीन पतले एवं लंबी धागे नुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे ही क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन जालिका कहा जाता है। और ये क्रोमेटिन जालिका कोशिका विभाजन के समय पर और अधिक जो है स्पष्ट हो जाती है। जब कोशिका विभाजन होता है तो ये पतले महीन एवं लंबे धागे आपस में जुड़कर संघनित होकर मोटी छड़ जैसी जो है रचना बनाते हैं, और इसी ही क्या कहा जाता है, गुणसूत्र कहा जाता है या फिर क्रोमोसोम कहा जाता है। तो जो गुणसूत्र हैं वो कोशिका विभाजन के समय पर क्या होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। जो गुणसूत्र का शीर्ष भाग होता है उसको
टेलोमियर कहा जाता है। जो गुणसूत्र होते हैं इनका निर्माण डीएनए से होता है और हिस्टोन प्रोटीन से होता है। तो इसमें मुख्य रूप से अगर जो है 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि गुणसूत्र कैसे कहते हैं, तो उसमें ये जो प्रोटीन है या जो जितनी भी क्वांटिटी है लिखते समय आप ध्यान रखें ये परसेंटेज जो है सही होना चाहिए, राइट। तो गुणसूत्र में जो गुणसूत्र होते हैं ये लगभग 40% जो है डीएनए से और 60% किससे, हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। और जो जितने भी यूकैरियोटिक जीव होते हैं, राइट, उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मनुष्य है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। बंदर हो, चाहे चिंपैंजी हो, चाहे मधुमक्खी हो या कोई भी जीव जंतु हो, सभी यूकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। और गुणसूत्रों का कार्य क्या होता है, गुणसूत्र जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं उनको पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती हैं, जो है हस्तांतरित करती हैं, राइट। तो ये यहाँ पर गुणसूत्रों की क्या हो जाएंगी, विशेषताएं हो जाएंगी, राइट। तो कोशिका के केंद्रक द्रव्य में महीन, लंबे एवं कुंडलित धागे समान रचनाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। जब कोशिका विभाजन होता है तो यही महीन, लंबे धागेनुमा रचनाएं मोटी छड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है, राइट। गुणसूत्र लगभग 40% डीएनए एवं 60% हिस्टोन प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। प्रत्येक यूकैरियोटिक जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जैसे मनुष्य में अगर हम देखें तो कितनी होती है, 46 होती है। और ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी, 46। लेकिन ध्यान रहे ये जो गुणसूत्र होते हैं ये द्विगुणित होते हैं, राइट। और साथ ही साथ ये जोड़े में होते हैं। तो मनुष्य में अगर हम देखें तो 23 जोड़े, राइट, मनुष्य में 23 जोड़े जो हैं वो क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़े जो हैं गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपसे पूछ लें कि जो है लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो लिंग निर्धारण भी दरअसल अगर हम समझें तो यहीं से आपको जो है पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, राइट। तो लिंग निर्धारण के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए तो यहाँ पर समझते हैं। देखिए लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण के लिए मनुष्य में अभी हमने देखा कि लिंग निर्धारण के लिए जो है पुरुष का जो 23वां गुणसूत्र होता है वो जिम्मेदार होता है। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जो मनुष्य है, मनुष्यों में कुल जो गुणसूत्र हैं, कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। और जिसके कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। इन 23 पेयरों में से समान गुणसूत्रों की संख्या, तो समान गुणसूत्र कितने होते हैं, तो समान गुणसूत्र होते हैं 22 पेयर, राइट। तो 1 से लेकर 22 तक जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो पुरुषों में और महिलाओं में क्या होते हैं, समान होते हैं, राइट। जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा, और उसी 23वां जोड़ा वो क्या होता है, असमान होता है और उसको ही क्या बोला जाता है, लिंग गुणसूत्र बोला जाता है, राइट। तो मनुष्य में अगर हम देखें तो पुरुष एवं महिलाओं में 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, परंतु 23वां जोड़ा पुरुषों में एवं महिलाओं में क्या होता है, अलग अलग होता है। जो 23वां जोड़ा होता है वो अगर हम देखें तो मेल में ये जो होता है इसमें एक्स फैक्टर होता है और वाई फैक्टर होता है। और फीमेल में जो 23वें जोड़ा होता है उसमें एक्स क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स फैक्टर की तुलना में वाई फैक्टर क्या होता है, छोटा होता है। तो 23वां जोड़ा जो होता है वो महिलाओं में एक्स फैक्टर होता है और पुरुषों का जो 23वां गुणसूत्र होता है, राइट, उसमें क्या होते हैं, एक्स फैक्टर और साथ ही साथ क्या होते हैं, वाई फैक्टर होते हैं,
जब निषेचन होता है और निषेचन में जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं तो वहां पर अगर हम देखें तो 23वें जोड़े से ही मनुष्य में लिंग का क्या होता है, निर्धारण होता है। अगर हम यहाँ पर जो है 4 कंडीशन मान लेते हैं, राइट, जैसे अगर हमने क्या मान लिया, मेल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीमेल। निषेचन की क्रिया में अगर मेल का एक्स है और फीमेल का भी एक्स है तो जो संतान होगी उसका लिंग क्या होगा, यहाँ पर गर्ल होगा, राइट। अगर मेल का क्या है, बाय है, और फीमेल का क्या है, एक्स हो जाएगा, तब भी यहाँ पर जो होने वाली संतान है वो गर्ल की जगह पर क्या हो जाएगी, बॉय हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, गर्ल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉय, राइट। अब अगर जैसे हमने मान लिया कि ये यहाँ पर ये दोनों हो गया, अब जैसे महिलाओं का चाहे ये एक्स हो चाहे ये एक्स हो, बात क्या है, एक ही है। अगर जैसे हम ये कहें कि ये एक्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, गर्ल रहेगी, और अगर ये वाई है और ये एक्स है तब भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये महिलाओं के जो दोनों फैक्टर हैं, अगर महिलाओं का जैसे हमने कहा कि ये फैक्टर अगर इससे मिलता है मेल के एक्स से तब भी लड़की होगी, लेकिन अगर इससे मिलता है तो क्या होगा, जो संतान होगा उसका लिंग होगा बॉय। अब अगर जैसे हमने कहा कि ये एक्स फैक्टर है, ये एक्स फैक्टर अगर बॉय से मिलता है तब भी क्या होगा, बाय से मिलता है तो बॉय होगा, और अगर ये एक्स से मिलता है तो क्या होगा, फिर से गर्ल संतान होगी। तो इस तरीके से मनुष्य में जो है लिंग का क्या होता है, निर्धारण होता है, राइट। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसी जो 23वें जोड़े हैं इसको ही क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और मनुष्य की जो एक कोशिका है उसमें डीएनए कितने गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है, 46 गुणसूत्रों में इकट्ठा होता है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल के बारे में या न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो देखिए, केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ एवं अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करने वाला जो द्रव्य है उसे ही क्या कहा जाता है, नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो केंद्रक में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ या अनुवांशिक पदार्थों को संचालित करने वाले द्रव्य को ही नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। और जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक अम्ल का प्रत्येक अणु हजारों या कई एक लकों का या हजारों इकाइयों का निर्मित होता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये जीवित कोशिकाओं के अंतर्गत क्या होते हैं, महत्वपूर्ण घटक होते हैं। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। और जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो कोशिका के कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। और चूंकि इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, राइट, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, हम न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक हो जाएगा डीएनए और दूसरा हो जाएगा आरएनए हो जाएगा। इस न्यूक्लिक अम्ल में से डीएनए को जो पृथक था वो किसने किया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने। तो फ्रेडरिक मिस्चर ने यहाँ पर डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल से क्या किया था, पृथक किया था। और उन्होंने डीएनए का जो नाम था वो न्यूक्लियन क्या था, इसका नाम दिया था। बाद में फिर इस न्यूक्लियन को जो था अल्टमैन ने न्यूक्लिक अम्ल का क्या किया था, नाम दिया था। फिर आगे चलकर अगर हम देखें तो जो डीएनए होता है उसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। तो यहाँ पर वाटसन एवं क्रीक नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित जो थी संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर अब अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर गुणसूत्र पढ़ लिए हैं और गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के। तो हम यहाँ पर डीएनए पढ़ रहे हैं और दरअसल डीएनए क्या होता है, डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल ही होता है। तो केंद्रक में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ या अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करने वाला जो द्रव्य होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, जो कि 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। तो हम यहाँ पर दोनों की जो है एक एक करके जो है हम यहाँ पर दोनों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं।
तो समझते हैं न्यूक्लिक अम्ल की जो है हम यहाँ पर संरचना। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। डीएनए की संरचना यहाँ पर लिखी हुई है, आरएनए की मैं आपको बताता चलूंगा, राइट। तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए एवं आरएनए का होता है। जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोसाइड का मिलकर बना होता है। अब हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट, न्यूक्लियोटाइड्स हजारों इकाइयों या एक लकों से मिलकर बनता है। तो डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से और न्यूक्लियोटाइड्स बनता है फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड से, राइट। तो डीएनए का निर्माण है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड्स बनता है फास्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड से, राइट। अब अगर हम देखें तो यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड है वो पुनः किससे, नाइट्रोजनी क्षार एवं सुगर से निर्मित होता है। तो आरएनए की अगर हम संरचना देखें तो आरएनए की संरचना भी लगभग एक समान होगी। आरएनए भी किससे मिलकर बनेगा, तो आरएनए का जो निर्माण है वो भी न्यूक्लियोटाइड से, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड्स, तो आरएनए का निर्माण भी न्यूक्लियोटाइड से होता है और न्यूक्लियोटाइड्स पुनः किससे मिलकर बनता है, यहाँ पर हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। तो फास्फोरिक अम्ल एवं साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूक्लियोसाइड। तो आरएनए और डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मिलता है मतलब बनता है फास्फोरिक अम्ल एवं किससे, न्यूक्लियोसाइड से। अब जो न्यूक्लियोसाइड्स है वो फिर किससे, एक तो हो जाएगा सुगर से मिलकर बनता है और दूसरा क्या हो जाएगा, क्षार से मिलकर बनता है। जो क्षार होती है वो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। जो क्षार है वो एक तो क्या हो जाएगी, पिरीमिडीन हो जाएगी, तो पिरीमिडीन क्षार हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, प्यूरीन क्षार हो जाएगी, राइट। अब अंतर समझिए कि जो न्यूक्लियोसाइड है नाइट्रोजन क्षार एवं सुगर से मिलकर बना होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस क्या होती है, सुगर होती है और आरएनए में कौन सी सुगर होती है, राइबोस सुगर होती है। पहला अंतर तो ये हो जाएगा, डीएनए में 2-डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है तो आरएनए में केवल राइबोस शर्करा होती है। दूसरा अंतर क्षार में है। क्षार में भी अगर हम देखें तो जो प्यूरीन क्षार है वो दोनों में ही क्या होती है, समान होती है, अर्थात डीएनए और आरएनए दोनों में एडेनिन क्षार और ग्वानिन क्षार, राइट। ये एडेनिन और ग्वानिन दोनों प्यूरीन जो क्षार हैं वो डीएनए एवं आरएनए में होती हैं। अंतर होता है किसमें, पिरीमिडीन क्षार में, राइट। अगर हम देखें तो डीएनए में थाइमीन एवं साइटोसिन नामक जो है पिरीमिडीन क्षार होती है, वहीं आरएनए में क्या होता है, आरएनए में जो है साइटोसिन जो सीन है ये क्षार तो होती है, केवल और केवल थाइमीन की जगह पर क्या आ जाता है, यूरेसिल जो है क्षार आ जाता है। तो इस तरीके से दोनों का क्या होता है, निर्माण होता है। अब अगर मुख्य परीक्षा में जैसे 5 नंबर की टिप्पणी आ जाती है क्रोमोसोम से या डीएनए से, तो डीएनए के बारे में हमने संरचना तो पढ़ ली है, डीएनए के बारे में हम और जो उसकी परिभाषा है या उसका काम क्या है, महत्व क्या है, वो भी समझते हैं। तो देखिए डीएनए क्या है, डीएनए मूल रूप से आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि आनुवांशिक जानकारी को या आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, राइट। तो डीएनए मूल रूप से आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक लक्षणों या गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए एक न्यूक्लिक क्या होता है, अम्ल होता है और डीएनए जब प्रोटीन के साथ में मिलता है तभी किसकी निर्माण होता है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। साथ ही साथ ये जो डीएनए है, डीएनए गुणसूत्र के रूप में कोशिका के केंद्रक में जो है, केंद्रक में जो केंद्रक द्रव्य है उसमें धागे के रूप में क्या होता है, फैला हुआ होता है। महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो डीएनए है वो केंद्रक द्रव्य के अलावा
माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। और जो डीएनए है, राइट, डीएनए की संरचना जो है 3 प्रकार के पदार्थों से होती है, जिसको हमने अभी अभी पढ़ा है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनी क्षार हो जाएगी, राइट। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होती है, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार की होती है, पिरिमिडीन और प्यूरिन हो जाएगी। तो डीएनए की जो नाइट्रोजनी क्षार है उसमें पिरिमिडीन क्षार में थाइमीन और साइटोसिन होता है, वहीं एडेनिन एवं ग्वानिन नामक क्या होती है, प्यूरिन क्षार जो है डीएनए में पाई जाती है। फिर अगला हो जाएगा शुगर। तो जैसा कि मैंने अभी बताया डीएनए में 2-डीऑक्सीराइबोस, राइट, डीएनए में अगर हम देखें तो 2-डीऑक्सीराइबोस जो है वो शुगर पाई जाती है। और अगर आप आरएनए का उत्तर लिखें तो आरएनए में जो शुगर है वो केवल और केवल राइबोस शर्करा पाई जाती है। तीसरा क्या हो जाएगा, फास्फोरिक अम्ल, राइट। तो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार जो है हमेशा फास्फोरिक अम्ल के माध्यम से जुड़ी हुई रहती हैं। तो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार है उसमें अगर हम देखें तो एडेनिन का किससे संबंध होता है, थाइमीन से संबंध होता है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ पर एडेनिन एवं थाइमीन आपस में एक द्विबंध के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो डीएनए में एडेनिन जो क्षार है वो थाइमीन से एक द्विबंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है, वहीं ग्वानिन जो क्षार है वो साइटोनिन के द्वारा एक त्रिबंध से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। वहीं अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में जो है थाइमीन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार आ जाती है, राइट। अब हम यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आरएनए जो है, आरएनए भी एक न्यूक्लिक अम्ल होता है और ये कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। जो डीएनए है वो द्विकुंडलित होती है, जिसकी द्विकुंडलित जो संरचना है वो वाटसन एवं क्रिक ने क्या की थी, प्रस्तुत की थी। वाटसन एवं क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल, ये द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी। वहीं जो आरएनए होता है वो एक कुंडलित होता है और यह मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो डीएनए आनुवांशिक गुणों या आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है और ये क्या प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। यह एक गैर आनुवांशिक पदार्थ होता है। कुछ वायरस जैसे टोबैको मोजेक हो जाएगा, फिर वायरस टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी इत्यादि में यह आनुवांशिक पदार्थ की तरह भी कार्य करता है। जो आरएनए होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए या क्या हो जाएगा, एमआरएनए हो जाएगा। तो मैसेंजर आरएनए चूंकि सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पर लाने के लिए कार्य करता है, तो मैसेंजर जो आरएनए होता है ये डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पर लाने का कार्य करता है, राइट। फिर हो जाएगा राइबोसोमल आरएनए या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आरआरएनए हो जाएगा, छोटा आर, राइट, आरएनए, राइट। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है, हमने देखा था कि राइबोसोमल आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है, राइट, और इसका जो निर्माण है वो केंद्रिका में होता है। साथ ही साथ कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% क्या होता है, आरआरएनए ही होता है, जो कि जो है प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना। तो आरआरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है। यह समस्त राइबोसोम का आरएनए का 80% होता है और इसका कार्य है राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना। फिर हो जाएगा टीआरएनए, जिसको ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। ये सभी आरएनए में क्या है, छोटा होता है और यह अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण के स्थल पर लाता है, राइट। तो यहाँ पर ये हमने जो है केंद्रक के महत्वपूर्ण जितने भी भाग थे उनको समझ लिया है। अब हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में
5 नंबर में ये अंतर आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए एवं आरएनए में क्या अंतर होता है, और मैंने आपको डीएनए एवं आरएनए बहुत ही अच्छे से बताया है, तो ये अंतर तो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? डीएनए कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। इसके अलावा जो डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक, राइट, तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में भी उपस्थित होता है। वहीं जो आरएनए है, आरएनए कोशिका द्रव्य में तथा केंद्रक द्रव्य में क्या होता है? बिखरा हुआ होता है। फिर डीएनए में जो प्रीमिडीन क्षार होती है, तो डीएनए की प्रीमिडीन क्षार में साइटोसिन होता है और थाइमीन होता है, तो वहीं आरएनए की पिरिमिडीन क्षार में साइटोसिन तो होता है, परंतु थाइमीन की जगह पर क्या परिवर्तित हो जाता है? यूरेसिल हो जाता है। डीएनए की जो प्यूरिन क्षार है उसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है, और आरएनए की भी प्यूरिन क्षार में एडेनिन और ग्वानिन होता है, अर्थात तो दोनों में ही प्यूरिन क्षार एक समान होती है। जो पेंटोज शर्करा है वो डीएनए में 2-डीऑक्सीराइबोस होती है और आरएनए में केवल राइबोस शर्करा होती है। वही जो डीएनए का कार्य है वो है अनुवांशिक लक्षणों को या गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, तो वहीं आरएनए का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, राइट। अब हम यहाँ पर जीन को पढ़ते हैं, तो जीन क्या है समझते हैं। देखिए, जीन अनुवांशिकता की क्या होती है? इकाई होती है, राइट। तो जीन जो है अनुवांशिकता की इकाई होती है, और जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को क्या करता है? संपादित करता है। डीएनए एक जीव के समस्त लक्षणों या गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है, और जीन जो है डीएनए का वह भाग होता है जो किसी विशिष्ट कार्य को क्या करता है? संपादित करता है। इसीलिए अगर हम किसी भी जो है किसी भी जीव के डीएनए में उसकी किसी भी जीन को जोड़ दें या हटा दें तो उसके लक्षणों में या गुणों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो डीएनए का वह भाग जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है उसे ही क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। वायरस में जो जीन है वो डीएनए एवं आरएनए से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक जीनों में जो है केवल और केवल डीएनए का बना होता है। साथ ही साथ जो जीन है वो अपना कार्य एंजाइम के माध्यम से करता है, अर्थात किसी जीव में जो जीन है वो एक विशिष्ट एंजाइम का उत्पादन करता है और उसी एंजाइम के उपापचय से जो है विशिष्ट कार्य संपादित होता है, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन तीनों के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में अंतर को समझेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के डायग्राम को भी समझेंगे, राइट। हो सकता है अगर आपसे मुख्य परीक्षा में जंतु कोशिका के ऊपर अगर आपसे 5 नंबर का प्रश्न लिखने को कहा जाए तो जो हमने देखिए जो हमने पूरा का पूरा कोशिका को पढ़ा है वही उत्तर किसका रहेगा? जंतु कोशिका का रहेगा। अंतर केवल इतना रहेगा कि जंतु कोशिका में जो है जंतु कोशिका में जो अंग होते हैं उनमें हरित लवक और कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका में एक तो हरित लवक नहीं पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये जो दोनों कोशिकांग हैं ये हम जंतु कोशिका में नहीं लिखेंगे। तो जंतु कोशिका में हम जो है संरचना को समझते हैं। जो जंतु कोशिका की सबसे पहले परिभाषा, वह कोशिका जो जंतुओं में पाई जाती है उसको जंतु कोशिका कहते हैं। जंतु कोशिका संरचनात्मक दृष्टि से सबसे बाहर इसमें क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका के बाहर चारों ओर एक पतली लसलसी महीन झिल्ली होती है जिसको ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यहाँ पर यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक ठोस एवं मजबूत आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, वो नहीं पाया जाता है, राइट। जंतु कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। फिर
उसके बाद में कोशिका में क्या पाया जाता है, कोशिका के अंदर एक गाढ़ी एवं गोल संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो ये जंतु कोशिका का क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा या केंद्रक हो जाएगा। और बीच में जो जितना भी पदार्थ भरा हुआ है ये क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा, राइट। तो ये कोशिका के क्या हो जाएंगे, तीन प्रमुख भाग हो जाएंगे, एक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। फिर जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें कई कोशिकांग होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो है पतली, महीन और अनियमित जो छड़ समान रचनाएं होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर। तो ये जो है केंद्रक के बाहर महीन नलिका युक्त जो है छड़ जैसी रचनाएं होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, अंतः प्रायद्रव्यीय जालिका कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अंतः प्रायद्रव्यीय जालिका हो जाएगी, राइट। और अब अगर हम देखें तो इसी अंतः प्रायद्रव्यीय जालिका के ऊपर क्या होती हैं, जो है कणिकाएं पाई जाती हैं जिनको ही पैलेट कण या क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर राइबोसोम, राइट। तो राइबोसोम अगर अंतः प्रायद्रव्यीय जालिका के ऊपर पाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, खुरदुरी अंतः प्रायद्रव्यीय जालिका। और जिसके ऊपर जो है इस तरीके से नहीं पाए जाते हैं वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर चिकनी अंतः प्रायद्रव्यीय जालिका कहलाएगी, राइट। चलिए अब उसके बाद में यहाँ पर क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। उसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा पुटिका समान रचना, क्या हो जाएगी, लाइसोसोम हो जाएगी। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डायग्राम है इससे आपको डरना नहीं है। दरअसल हमने जितने भी कोशिकांग पढ़े हैं उन कोशिकांगों के नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि आप ये ना सोचें कि इसका जो डायग्राम है ये एग्जैक्ट ऐसे ही नलिका बनानी है। भाई इतनी जो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की संरचना को देख सकते हैं। तो हमने देखा था कि अधिकांश जो रचनाएं हैं वो छोटी नलिकाओं की या थैलिकाओं की क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। इसीलिए आप नलिका युक्त इस तरीके से अगर डायग्राम बना दे तो एक इस तरीके से डायग्राम बना दे। हाँ, जो जितने भी अंग हैं उनको आप बहुत अच्छे से दर्शाएं। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक। अब हमने यहाँ पर जो है केंद्रक द्रव्य में एक तो अंतः प्रायद्रव्यीय जालिका को ही बता दिया है, फिर लाइसोसोम भी हमने देख लिया है, राइबोसोम हो गया है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, क्लियर। अब उसके बाद में इसमें हरित लवक को हमको इंक्लूड करना नहीं है क्योंकि वो पादप कोशिका में आता है। साथ ही साथ तारक काय, तो जो तारक काय होता है वो होता है केंद्रक के बगल में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा। और ध्यान रखें सेंट्रोसोम को लिखना ना भूलें क्योंकि तारक काय एक ऐसा कोशिकांग होता है जो केवल और केवल किस में पाया जाता है, जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, राइट। तो लाइसोसोम हो जाएगा। अब हो जाएगा गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी भी क्या होते हैं, नलिका युक्त रचनाएं होती हैं। तो ये हमने छोटी छोटी नलिकाएं बना दी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर छठवां क्या हो जाएगा, गाल्जी उपकरण हो जाएगा, राइट। फिर यहाँ पर हम छोटी सी बना देते हैं क्या, रसघानी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर रसघानी, जो कि जंतु कोशिकाओं में जिसका आकार छोटा होता है परंतु पादप कोशिका में जिसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। फिर यहाँ पर छोटे छोटे हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोट्यूबल्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे माइक्रोट्यूबल्स, राइट, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो केंद्रक में ये हो जाएगी क्या, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। इसके अंदर ये क्या हो जाएगी, केंद्रिका हो जाएगी। फिर ये इस तरीके से जो है ये क्या हो जाएंगे,
क्रोमेटिन जालिका, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर ही क्या हो जाएंगे, ये गुणसूत्र हो जाएंगे। अगर आपने इतने डायग्राम में अगर आपने इतने नाम लिख दिए तो समझ लीजिए आपको बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। और बाकी के फिर जो है पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोशिका द्रव्य हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है जंतु कोशिका का क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। राइट। अब हम समझते हैं यहाँ पर पादप कोशिका को। तो पादप कोशिका का और जो जंतु कोशिका का डायग्राम होता है उसमें दरअसल अगर हम देखें तो थोड़ा सा ही क्या होता है, अंतर होता है। चलिए, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा। ये ठीक है। तो यहां पर ये जो है पादप कोशिका हो जाएगी। इसमें इधर से थोड़ा इरेज करता हूं, मैं फिर से बनाता हूं। हाँ, तो ये पादप कोशिका हो जाएगी। तो पादप कोशिका के बारे में अगर हमको लिखना हो मुख्य परीक्षा में तो सबसे पहली चीज तो पादप कोशिका वह कोशिका होती है जो पादपों में पाई जाती है। राइट। चलिए, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो जो पादप कोशिका है ये पादप कोशिका हो जाएगी। और पादप कोशिका भी एक तरीके से अगर हम देखें तो पादप कोशिका की जो संरचना है वह भी जंतु कोशिका के समान ही होती है। राइट। पादप कोशिका में सबसे बाहर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पर जंतु जो है कोशिका क्या हो जाएगी, झिल्ली हो जाएगी। राइट, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये जो है पूरी की पूरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोशिका झिल्ली हो जाएगी। तो कोशिका के बाहर एक महीन पतली क्या होती है, झिल्ली होती है, जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अब पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक ठोस एवं मजबूत आवरण होता है जिसे क्या कहते हैं हम, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो ध्यान रखना, जंतु कोशिका में केवल कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के साथ में क्या हो जाएगी, कोशिका भित्ति भी हो जाएगी। क्लियर। अब इसमें भी क्या रहेगा, ये इस तरीके से जो है ये क्या रहेगा, केंद्रक रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर केंद्रक हो जाएगा। अब केंद्रक के बाहर अगर हम देखें तो ये छोटी छोटी क्या होती हैं, नलिका युक्त रचनाएं होती हैं। राइट, जिनको क्या कहा जाता है, अंतः प्रायद्रपीय जालिका कहा जाता है। ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर, अंतः प्रायद्रव्य क्या हो जाएगी, जालिका हो जाएगी। अब इसके साथ ही समझिए कि जो पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका में ये एक अंतर होता है कि इसमें जो रसघानी होती है उसका आकार बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में एक बहुत बड़ा भाग जो है वो किसका होता है, रसघानी का होता है। तो यहाँ पर जो इतना जो पूरा का पूरा भाग है ये क्या हो जाएगा, रसघानी का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर रसघानी हो जाएगी। तो ये रसघानी जो कि पादप कोशिका में क्या होती है, बड़ी होती है। साथ ही साथ एक तो आपको पादप कोशिका, जब भी आप पादप कोशिका का डायग्राम बनाएं तो एक तो कोशिका झिल्ली अनिवार्य रूप से मेंशन होना चाहिए, रसघानी जो है उसका डायग्राम विधिवत दिखना चाहिए, और तीसरा दिखना चाहिए यहाँ पर लवक। राइट, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लवक हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों जो हैं ये
जंतु कोशिका में नहीं होते परंतु पादप कोशिका में होते। तो रसगानी का बड़ा आकार, लवक और कोशिका भित्ति, बाकी का पूरा वही है। ये केंद्रक हो जाएगा, केंद्रक के अंदर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर केंद्रिका हो जाएगी। तो ये हो गई यहाँ पर केंद्रिका, राइट। और इसमें जो इस तरीके से जो धागे हैं वो क्या हो जाएगी, क्रोमेटिन जालिका, केंद्रक के अंदर। अब हम यहाँ पर बना देते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या हो जाएंगी, माइटोकॉन्ड्रिया की रचना हो जाएंगी, ये हो जाएंगी माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। यहाँ पर बना देंगे हम क्या, गाल्जी उपकरण। तो ये हो गए गाल्जी उपकरण, राइट। इधर बनाते हैं हम ये इस तरीके से लाइसोसोम, राइट। और उसके बाद में अगर जैसे ये जो है अंतःप्रादपी जालिका, इसके ऊपर अगर इस तरीके से कण है या फिर ये गुच्छों के रूप में इधर पाए जाते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर राइबोसोम हो जाएंगे, राइट। इसमें तारक का आएगा नहीं क्योंकि वो इसका भाग होता नहीं है। और बाकी का अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा भाग है, अब ये क्या हो जाएगा, इसमें से कोशिका द्रव्य हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कोशिका द्रव्य, राइट। तो यहाँ पर अगर आप मुख्य परीक्षा में अगर ये डायग्राम बनाते हैं तो आप इन दो बातों का अवश्य रूप से ध्यान रखेंगे। क्लियर। जो जंतु कोशिका होती है उसमें अगर हम देखें तो तारक का जो है मुख्य रूप से होता है, रसगानी छोटी होती है, राइट। कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है। जब आप पादप कोशिका का डायग्राम बनाएं तो उसमें कोशिका भित्ति को आपको अनिवार्य रूप से मेंशन करना है, राइट। रसगानी का आकार थोड़ा बड़ा बनाना है और साथ ही साथ लवक को भी आपको मेंशन करना है। इतना आपने डायग्राम बना दिया तो आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो ये हमने यहाँ पर जंतु कोशिका का जो है डायग्राम देखा, यहाँ पर हमने किसका, पादप कोशिका का डायग्राम देखा। अब हम यहाँ पर जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर समझते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा आकार। तो हमने पहले भी देखा था, ये भी जो है 5 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में क्या तुलना हो सकती है, या 11 नंबर में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम जंतु कोशिका की परिभाषा देंगे कि वह कोशिका जो जंतुओं में पाई जाती है उसको जंतु कोशिका कहते हैं और पादपों में पाई जाने वाली कोशिका को पादप कोशिका कहा जाता है। अब जंतु कोशिका का आकार जो है प्रायः कैसा होता है, छोटा होता है और ये 10 से 30 क्या होती हैं, माइक्रोमीटर की होती हैं। तो पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा थोड़ी क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। तो ये कोशिकाएं अपेक्षाकृत क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। जो जंतु कोशिकाओं की आकृति होती है, राइट, वो विभिन्न आकृतियों की होती है। जो पादप कोशिकाएं हैं वो गोलाकार भी हो सकती हैं या अनियमित आकार की भी हो सकती हैं। तो वहीं जो पादप कोशिकाएं हैं उनका आकार जो है क्या होता है, समान होता है। ये चौकोर होती हैं और घनाकार आकृति में होती हैं। तो पादप कोशिका गोलाकार एवं अनियमित आकार की होती है। फिर जो पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिका गोलाकार या अनियमित आकार की, तो वहीं पादप कोशिका जो है चौकोर या समान आकार की घनाकार आकृति में होती है। फिर ऊर्जा संग्रह की अगर हम बात करते हैं तो जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रहण कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो वहीं पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रहण किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है, राइट। फिर अगर हम देखते हैं वृद्धि, तो जंतु कोशिका के आकार में तभी वृद्धि होती है जब कोशिकाओं की संख्या में क्या हो, वृद्धि हो। तो पादप कोशिकाओं की जो वृद्धि है सामान्यतः कोशिकाकार के आकार में वृद्धि से होती है। फिर कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, राइट। जंतु कोशिका में
जो है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो वहीं जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जो कि किसकी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति का मेंशन करते हैं। फिर आप रसघानी का भी मेंशन कर सकते हैं कि रसघानी का जो आकार है वो जंतु कोशिका में छोटा होता है, तो वहीं पादप कोशिका में जो है रसघानी का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं तारककाय की, राइट, तारककाय जो है वो उपस्थित होता है, तारककाय जंतु कोशिका में उपस्थित होता है और ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है। तो तारककाय जो है वो इसमें क्या होता है, उपस्थित नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, अगला जो अंतर है वो हो जाएगा किसका, अगर हम देखें तो हरित लवक का। क्योंकि ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इनको मतलब पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया है। तो हरित लवक इनमें उपस्थित क्या है, नहीं होता है। हरित लवक जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, और ये किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जंतु कोशिका की रचना, पादप कोशिका की रचना, डायग्राम, इनमें अंतर सबको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ लिया है। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।